हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश और अच्छे होंगे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम डेरिक है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसे हम चाह कर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो चीज़ें समझ से बाहर होती हैं। उन चीज़ों को कितना भी समझने की कोशिश की जाए, पर फिर भी वो एक रहस्य बनी रहती हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास कुछ अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं, और उन दोस्तों की कमी उस वक्त ज़्यादा खलती है जब आपने उनके साथ ज़िंदगी के कुछ सुनहरे पल साथ बिताए हों। मार्कस मेरा सबसे अच्छा और करीबी दोस्त था, जो मेरी हर परेशानी में मेरे साथ होता था। हमने लाइफ के 20 साल एक साथ गुजारे थे, पर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गया। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया था, पर मुझे इस चीज़ का अफसोस था कि वो मुझे बताए बिना ही कहीं चला गया था। मैंने जब उसकी माँ से उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मार्कस नॉर्दर्न अलास्का एक ट्रिप पर गया हुआ है। मैंने उनसे रीज़न पूछा, तो कहने लगी कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे उनकी आवाज़ में वो दर्द झलक रहा था कि मेरी तरह मार्कस को वो भी मिस कर रही थी। कुछ दिनों बाद अचानक वो वापस आ गया। उसने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। फिर एक दिन वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी गायब ही नहीं हुआ था। मैंने जब उसे देखा तो वो पहले से काफ़ी बेटर और हेल्दी लग रहा था। मैंने खुशी से ये कहते हुए उसे गले लगा लिया कि मार्कस, तुम वापस आ गए। उसने अपनी नॉर्मली आवाज़ में कहा कि हाँ, मैं वापस आ गया। उसने अपने हाथ अपनी जैकेट में डाले हुए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने नॉर्मली उससे पूछा था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसका चेहरा लाल होने लगा। मैंने सोचा शायद सूरज की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि सूरज की रोशनी कुछ तेज चमक रही थी। उसने कहा कि हाँ, मैं सफ़र कर रहा था, खुद को ढूंढने की कोशिश में था। पर वो जिस तरह बात कर रहा था, उसके बात करने के स्टाइल से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत रूडली जवाब दे रहा हो। मैंने सोचा कि जब इसको मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करना था, तो ये मेरे पास क्यों आया? फिर भी मैंने उसे घर के अंदर चलने के लिए बोला। वो मुझे थैंक्स कहते हुए घर के अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए उससे पूछा कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसने अपने बाल ठीक करते हुए कहा कि कुछ भी तो नहीं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बहुत देर बाद उसने ठीक से बात करना शुरू किया था। मैंने पूछा कि आखिर मेरे लिए क्या है? उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम मेरे साथ एक छोटे से ट्रिप पर चलो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक हफ्ते की बात है। मैं सोचने लगा कि ये अभी कहीं से आया है और फिर कहीं जाने की बातें कर रहा है। मैंने नोटिस किया कि उसकी उंगलियां फड़क रही थीं, जैसे वो अपने आप को किसी चीज़ के हो जाने से बचा रहा था। मैंने उससे कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, और मेरे ही साथ तुम क्यों जाना चाहते हो? इतने समय से तुम आखिर थे कहाँ? मुझे ये अजीब लग रहा है कि इतने दिनों बाद तुम आए हो और फिर जल्दी में मुझे कहीं ले जाना चाहते हो। उसने कहा, डेरिक, मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरे साथ आए। जितना तुम समझ रहे हो, ये उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर गया था, बल्कि और कुछ उससे भी ज़्यादा बन चुका हूँ। मुझे इंसानों के बीच ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे दबाने की ज़रूरत है। वो ऐसी बातें कर रहा था जो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे उसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि मार्कस, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूँगा, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने ये कहा, मैंने उसकी आंखों में थोड़ा बदलाव देखा। वो नीचे बैठ गया
और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगा कि तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं। पर वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी आंखें नीचे फर्श को देख रही थीं और उसका सर झुका हुआ था। मैंने उससे मायूसी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। हकीकत में मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा कि नॉर्थ की तरफ एक केबिन है, हमें वहीं जाना है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा जिसमें कुछ निर्देश होंगे और उन निर्देशों का तुम्हें पालन करना होगा। उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे लगने लगा कि मार्कस सच में किसी प्रॉब्लम में है और उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। मैं उसे अकेला छोड़कर जाने वाला नहीं था। मुझे लगा कि उसे किसी चीज की लत लग गई है और वो चाहता है कि उसकी कोई देखभाल करे। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। वो बहुत खुश हो गया। उसने फौरन कहा कि थैंक्स डेरिक, तुम्हें कुछ भी पे करना नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। सब कुछ तैयार है, बस कल सुबह में तुम रेडी रहना और हम सुबह में ही निकल जाएंगे। मैंने कहा कल जाना है? ये तो बहुत जल्दी है। मैं अपने बॉस से क्या बोलूंगा? मार्कस कहता है कि तुम अपने काम के बारे में चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। चाहे तुमने अब तक किसी पर भरोसा ना किया हो, पर आज मुझ पर कर लो, जैसे उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। ये कहकर वो उठ गया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, पर कुछ अजीब जरूर है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। उसने कहा तुम अभी कुछ नहीं जानते, पर जल्द ही जान जाओगे। हम सुबह मिलते हैं। वो ये कहता हुआ जा रहा था कि तुम जिन चीजों में कंफर्टेबल हो उसको साथ ले लेना। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और वो फुटपाथ से नीचे की तरफ चला गया। मैं सोच रहा था कि इसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे हल्का डर भी लग रहा था, पर मैं जानना भी चाहता था कि मार्कस ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। मेरा बॉस मुझे अच्छी तरह से जानता था, उसके साथ मेरी अच्छी बनती थी, इसलिए एक हफ्ता निकालना मेरे लिए आसान था। अगली सुबह मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मार्कस 9 बजे मुझे लेने के लिए आ गया था। मैं अपना सामान बाहर लेकर आया, कुछ स्नैक्स और एक टॉर्च, कंबल और तकिया और अपनी कुछ मेडिसिन और बाहर पहनने के लिए कुछ आउटफिट साथ ले लिए थे। ड्राइविंग सीट से मार्कस बोला कि केबिन में कंबल और बेड हैं। मैंने कहा मैं अपनी चीजों में कंफर्टेबल महसूस करता हूं। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और हम चलने लगे। मार्कस खामोश था। उसके और मेरे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मेरी नजरें मार्कस पर जमी हुई थीं। वो स्वस्थ लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए मुझे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं थी। हम 6 घंटे तक ड्राइव करते रहे। फिर एक रेस्ट एरिया में उसने अपनी गाड़ी रोक दी। वो बिल्कुल चौकन्ना लग रहा था। कुछ वजहों से उसने कहा कि हम रात यहीं पर सोएंगे। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी दोपहर के 3 बजे हैं। उसने कहा मुझे पता है, मैं भूखा हूं, मुझे आराम की जरूरत है। मैंने कहा अगर तुम थक गए हो तो मैं ड्राइव कर सकता हूं। वो अपनी तिरछी और लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि पूरे रास्ते भर वो सूरज को देखता आ रहा हो। उसने कहा कि तुम रास्ता नहीं जानते। मैंने कहा तुम बस रास्ता बताओ, मेरे पास जीपीएस है। उसने कहा नहीं डेरिक, अपनी आंखें बंद कर लो या मेरे लिए कुछ करो, मुझे भूख लगी है। जब उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, जैसे वो नहीं कोई और बोला हो कि मुझे भूख लगी है, जैसे कि उसकी खाने की इच्छा उसके इरादे को कमजोर कर रही थी। मैंने अपनी सीट को पीछे करते हुए उससे कहा जाओ कुछ खा लो। उसने कुछ भारी आवाज में कहा कि अभी नहीं, रात होने दो, मैं रात को खाऊंगा। मैंने उससे कहा यार तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और अपना सर हिलाने लगा। मैंने फिर उससे कुछ नहीं कहा और मैं कुछ देर तक उसे अपनी तिरछी आंखों से देखता रहा। मैं नोटिस कर रहा था कि वो हर आने जाने वाले आदमियों को देख रहा था
जो भी उस रेस्ट स्टॉप पर रुकते थे उन सब पर उसकी गहरी निगाहें थीं, जैसे वो उनको खा जाएगा। मैं अपने मोबाइल में रीडिंग करके और ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते हुए अपना टाइम पास करने लगा। और जब रात हो गई तो मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मार्कस की आंख अब भी वैसी ही खुली की खुली रेस्ट स्टॉप के एंट्रेंस पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखें झपक भी नहीं रही थीं। मैं जल्दी ही सो गया। फिर अचानक कुछ आवाजों से मेरी आंख खुल गई। वो मार्कस था, जो अभी कहीं से हाँफता हुआ आकर सीट पर बैठा था, जिसकी बॉडी पर जगह जगह खून लगा हुआ था। उसका पूरा मुंह खून से तर था। मैं ये देखकर चौंक गया। मैंने हड़बड़ाकर उससे पूछा कि तुम क्या करके आए हो? तुम्हारी बॉडी पर खून कहां से आया? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा कि मुझे भूख लगी थी, अब मैं बेटर फील कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या खाकर आया है। मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम मुझे बताओ, तुम क्या खाकर आए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी को तेजी से रिवर्स करके आगे बढ़ने लगा। जब मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगा तो उसने मुड़कर मेरी कलाई को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे हाथ को तोड़ देगा। उसने कहा, डेरिक चलो, अब चलते हैं और अब तुम खामोश रहो। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसकी आंखें कुछ अजीब लग रही थी। मैं खामोशी से डरा हुआ बस बैठा हुआ था। फिर उसने मुझसे कोई बात नहीं की, यहां तक कि हम केबिन तक पहुंच गए। पूरी गाड़ी में बस खून की गंध आ रही थी। उसको पसीना आ रहा था। उसकी गंध भी बहुत अजीब थी। मैंने अपना फोन चेक किया पर उसमें नेटवर्क नहीं था। मैं पुलिस को फोन करना चाहता था, पर मार्कस ने मुझसे कहा कि पुलिस को बुलाना बेकार है। मुझे नहीं मालूम कि मार्कस कैसे मेरा दिमाग पढ़ रहा था। मैं काफी डर चुका था। हम जब वहां पहुंच गए तो मैंने हिम्मत बांधकर उससे पूछ लिया कि बताओ, तुमने रेस्ट एरिया में क्या किया? उसने कहा कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। वो रुक गया। ऐसा लगा कि वो पलटकर मुझे जवाब देगा, पर वो अपनी जेब से चाबी निकाल रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाबी से केबिन का दरवाजा खोला और बिना कोई जवाब दिए अंदर चला गया। मैं बाहर काफी देर तक खड़ा रहा। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। उसकी बॉडी खून से भरी नहीं देखना चाहता था, पर जैसे मुझसे किसी ने कहा हो कि अंदर जाओ, मार्कस को तुम्हारी जरूरत है। फिर मैं हिम्मत करके अंदर चला गया। वो एक गंदे सोफे पर बैठा हुआ था और उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसकी बॉडी लाल लग रही थी। एक चीज मैंने नोटिस किया कि उसके ज्यादातर बाल झड़ गए थे। मैं एक कुर्सी पर उसके सामने बैठ गया और उसकी बॉडी के चेंजेस को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी निगाहें नीचे फ्लोर पे गड़ी हुई थीं और उसकी हथेलियां उसकी रानों पर थीं। कुछ देर खामोशी के बाद उसने अपना सर उठाया। उसकी निगाहें मुझे घूर रही थीं, लेकिन वो देखकर मैं हिल गया था। उसकी आंखें तकरीबन काली हो गई थीं, पर हल्की सफेदी अब भी बाकी थी। उसके होंठ सूख चुके थे, पपड़ियां जमी हुई थीं। जब वो बोला तो एक अजीब आवाज उसके मुंह से निकली। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो तुमसे कुछ करने को कहूंगा और तुम उसे ना मत करना। मुझसे वादा करो। मैंने कहा कि मैं वादा नहीं कर सकता, पर उसने कहा कि तुम्हें करना होगा, और वो चिल्लाने वाली आवाज में कहने लगा। उसकी बॉडी कुछ बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डियां स्ट्रेच हो गई हों और बैठे बैठे ही कुछ बड़ा लगने लगा। मैंने डरते हुए कहा कि ठीक है, मैं करूंगा। उसके चीखने से मैं काफी डर गया था। फिर उसने अपनी स्टोरी शुरू की। उसने कहा कि मैं अलास्का जब एक ट्रिप पर था। मैं बस अपने आप को तलाश कर रहा था। वहां मैं एक ऐप के थ्रू एक लड़की से मिला। उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि वो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट थी। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें मेरे हाथों को घूर रही थी।
फिर वो बोलने लगा कि उसका नाम क्लेयर था। मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई थी। सच में डेरिक, मैं उसे बहुत पसंद करने लग गया था। मैं सर हिला रहा था ताकि उसे लगे कि मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। वो एक साधारण लड़की थी और एक छोटे टाउन में रहती थी। उसका नाम क्लेयर था। मुझे उस टाउन का नाम याद नहीं है, लेकिन वहां हम अपनी लाइफ सेट करने के बारे में सोचने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उसका बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज हो गया। उसके घर लगातार गेस्ट आते थे। ऐसा लगता था कि मैं उसके लिए काफी नहीं था। उसके घर हर एक दिन कोई ना कोई स्ट्रेंजर आता था। वो कहते हुए मायूस लग रहा था। मार्कस बोल रहा था और मैंने देखा कि उसकी एक नाखून अपने आप ही निकलकर फ्लोर पे एक हल्की आवाज के साथ गिर गया। मार्कस का ध्यान इसकी तरफ नहीं था, इसलिए कि वो मुझसे बातें कर रहा था। फिर मार्कस कहने लगा कि मैंने क्लेयर के एक दोस्त को उसके घर पे इनवाइट किया। वो एक लोकल आदमी था जो बेकरी में काम करता था। उसके पहुंचने से 1 घंटा पहले क्लेयर ने मुझे अपने रूम में बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब गरज थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे कुछ चाहती हो, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बीच में ही उसे रोकते हुए पूछ लिया कि मार्कस, क्या तुम बीमार हो? मैंने पूछा ही था कि उसकी अंगुलियों के 2 और नाखून अपने आप अलग होकर फर्श पर गिर गए। उसने मुझे जवाब नहीं दिया और कुछ सोच रहा था। उसने अचानक मुझे देखा। उसकी बाईं आंख बिल्कुल सफेद हो गई थी, जैसे लग रहा था कि वो मर रहा हो। वो अपने गिरते हुए नाखूनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से वो बोलने लगा कि जब मैं क्लेयर के बेडरूम में पहुंचा तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। क्लेयर अपने हाथ में एक रस्सी और कोई चीज लिए हुए थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो और अलग तरीके से होना चाहती हो, इसलिए मैं चुपचाप अपने आप को बंधवा रहा था। पर वो मुझे बांधने के बाद मुझे घूर कर कमरे से बाहर चली गई और मैं उसे बुलाता रहा, पर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सुनकर भी मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने उससे कहा कि तुम कितनी देर वहां बंधे हुए थे? मार्कस कहने लगा कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा देर मैं बंधा हुआ था। मैंने सुना कि उसका दोस्त अंदर आ चुका था। मैं चिल्लाने लगा ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं, पर मेरे चिल्लाना बेकार था। फिर मैंने चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी। दूसरे रूम से एक भयानक चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर वो क्लेयर की नहीं थी। मार्कस ने मदहोशी में ये बातें कही, पर मैं उसे देख रहा था कि उसकी बॉडी पीली पड़ रही थी और उसके जो बाल बचे हुए थे अब वो भी गिर गए थे। फिर मार्कस कहने लगा कि कमरे से कुछ काटने की आवाजें आ रही थी और मैं बंधा हुआ हैरत और डर से चीख रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या क्लेयर ने अपने दोस्त को मार डाला था? मार्कस ने कहा, नहीं डेरिक, सिर्फ उसने उसे मारा ही नहीं था बल्कि उसे वो खा गई थी। मैं ये सुन के हिल गया। उसने कहा, हाँ डेरिक, वो उसे खा गई थी। फिर वो कुछ बचे हुए मांस लेकर मेरे पास आई जहां मैं बंधा हुआ था और मुझसे भी खाने के लिए फोर्स करने लगी और कहती है कि अगर तूने इसे खा लिया तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैंने हैरत से मार्कस से पूछा कि क्या तुमने खाया? उसने धीरे से सर नीचे झुका लिया और फिर ऊपर देखने लगा। उसने कहा, मार्कस, नहीं मालूम कि मैं क्या कहूं, बस सुनते रहो। उसने मेरे मुंह को जबरदस्ती खोलकर अपने दोस्त के ब्लड को मेरे मुंह में भर दिया। फिर उसने इस बात को कहा कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, सिर्फ तुमको खाने की फिक्र करना है और कुछ नहीं। वो जबरदस्ती मुझे मांस खिलाने लगी और फिर कुछ देर बाद चली गई और पूरी रात कहीं बाहर थी और जब वापस आई तो पहले से भी यंग लग रही थी। मैंने अपनी कुर्सी दूसरी तरफ कर ली। मार्कस की निगाहें अब भी मेरे हाथों पर थी। मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसकी हवस भरी निगाहों से ऐसा लगता था कि अभी वो उठकर मेरे ऊपर हमला कर देगा और मुझे खा जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलने लगा कि मैंने क्लेयर को कुछ भी नहीं कहा, पर ताजे मांस खाने के बाद मेरे अंदर एक अलग सी ताकत महसूस हो रही थी। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया।
फिर जब दोबारा मुझे भूख लगी और ये भूख इंसानी मांस की थी, मैंने उससे हैरत से पूछा कि इंसानी मांस? उसने कहा, हाँ डेरिक, इंसानी मांस की भूख। उसकी ये कहने से मुझे याद आया कि वो रेस्ट एरिया में शायद इसी भूख की बातें कर रहा था। उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना खाया, पर मैं जितना भी खाता था मेरी भूख और भी बढ़ती थी। मेरी रगें अब भी बहुत तेज चल रही हैं। और क्लेयर भी ऐसी ही थी। हमने उस टाउन में बहुतों को खा लिया था। फिर कुछ दिनों बाद क्लेयर कुछ अलग बदल गई, ऐसा कुछ जो इंसान कम जानवर ज्यादा लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि जैसे तुम अभी हो? उसने कहा, हाँ, वो एक क्रिएचर बन गई। वो अब मेरी क्लेयर नहीं थी। मैंने उसके साथ वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैंने उसे मार डाला था और उसकी तकलीफ कम कर दी थी। मैं उसकी सारी बातें सुन भी रहा था और अंदर से डरा भी हुआ था। फिर उसने कहा कि उसके बाद मैं यहाँ चला आया। मैं वहां अकेला नहीं रह सकता था उसके बगैर, और मुझे ये भी लगता है कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं क्लेयर के साथ जाना चाहता हूँ डेरिक। मैंने कहा, मार्कस, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने साफ लफ्जों में कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा करना होगा। मार्कस बिल्कुल सीरियस था। उसने कहा कि गन सेफ से शॉटगन ले आओ और मेरे सर को उड़ा दो, ताकि मैं किसी और मासूम व्यक्ति को न खा सकूं। जितनी देर ये बातें चलती रहीं, उतनी देरी में उसकी बॉडी में चेंजेस आते जा रहे थे। मैंने आखिर में उससे सवाल पूछा कि क्या तुम रेस्ट एरिया में भी किसी को खाए थे? उसने कहा कि मैंने एक पूरी फैमिली को मार दिया था और उनके मांस खाए थे। उसने बगैर किसी पछतावे के ये बात कही। उसने कहा कि मैंने उस एरिया को इसलिए चुना था कि वहां कैमरे नहीं थे। मैंने सब कुछ बहुत साफ तरीके से किया है। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, पुलिस तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता मार्कस। उसने कहा कि मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ किया है, पर तुम बस मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे इस चीज से आजाद कर दो। मैंने कहा कि अगर मैं ना करूं तो? मार्कस गुस्से में खड़ा हो गया। वो लंबा लग रहा था। वो गुर्राने जैसी आवाज में बोला कि तुम इनकार नहीं कर सकते, तुम्हें करना होगा, जैसे मैंने क्लेयर के साथ किया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं, पर वो नॉर्मल होने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ लाया हूं ताकि तुम मेरी बातों को समझो और मेरी इस तकलीफ को मुझसे दूर कर दो। ये चीज मैं किसी अजनबी से नहीं करा सकता, उनको मैं नहीं समझा सकता, पर तुमको मैंने इसीलिए सब कुछ बता दिया कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसका चेहरा लंबा होता जा रहा था। उसने कहा, मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकता और मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए प्लीज मेरा काम कर दो। मुझे मेरी भूख तड़पा रही है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरी हालत कैसी हो रही थी, इसलिए कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे अपनी मौत मांग रहा था। मैंने उसकी बॉडी के चेंजेस को देखते हुए गन सेफ की तरफ बढ़ने लगा। ये पहले ही से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि मार्कस ने सब कुछ पहले से ही सेट कर लिया था। मैंने शॉटगन उठा ली, उसमें सिर्फ वही गन थी। ये गन पहले से लोडेड थी। मैं वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मार्कस के बढ़ते चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, थैंक्स डेरिक, मुझे अब मर जाना चाहिए। तुम कोई गिल्टी फील न करना, इसलिए कि अगर मैं जिंदा रहा तो बहुत से मासूम अपनी जान से हाथ धो देंगे। इसलिए कि अगर मैं जिंदा रहा तो बहुत से मासूम अपनी जान से हाथ धो देंगे। तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैंने शॉटगन का एम उसके सर की तरफ कर दिया। मेरा दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। आखिर में उसने कहा कि ग्लव बॉक्स में मेरी लाइफ की सेविंग रखी है, वो सब कुछ तुम्हारा है, पर मेरी मॉम से कभी इस चीज के बारे में बात मत करना और उनका ख्याल रखना। ये कहकर उसने कहा कि अब मैं रेडी हूं, मुझे अब मार दो।
मैंने अभी ट्रिगर पे हाथ रखा ही था कि उसकी बॉडी और खतरनाक लगने लगी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। उसके सर के चीथड़े उड़ गए थे और उसके हिस्से केबिन के चारों तरफ फैले हुए थे। उसकी बॉडी शांत हो गई। चारों तरफ बस खून ही खून था। मैं बहुत देर तक बंदूक को अपनी गोद में लिए बैठा था और उसको घूर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को बिना सर के देख रहा था। कुछ देर बाद मैं खड़ा हुआ और कमरे से एक चादर लाकर उसकी बॉडी पर डाल दी। मैं कुछ और ढूंढने लगा ताकि उसकी बॉडी को दफना सकूं, पर कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे मैं जमीन खोदकर उसे दफना सकूं। बाहर हल्की ठंड थी। मैंने उस केबिन को जला देना बेहतर समझा। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी इस सर्द मौसम में ऐसे ही सड़ जाए। और फिर मैंने उस केबिन को जला दिया। बाहर थोड़ी देर तक मैं अपने दोस्त को उस केबिन के साथ जलता हुआ देखता रहा। फिर वापस मैं गाड़ी पे आ गया। उसने मुझसे कहा था कि मेरी कुछ सेविंग ग्लव बॉक्स में है। मैंने जब उसे देखा तो वहां अच्छे खासे पैसे थे। मैं उसकी गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल चलते हुए रोड पर आ गया था। मैं किसी से लिफ्ट लेने के मूड में था और लकीली मुझे लिफ्ट मिल भी गई थी। मैं उस केबिन से कुछ घंटों की दूरी पर एक टाउन में रुक गया। वहाँ के लोग बहुत अच्छे और फ्रेंडली थे। वहाँ मैंने एक रूम भाड़े पर लिया और 3 दिन तक वहीं रुका था और सिर्फ मार्कस और उसकी हालत के बारे में सोचता रहा। मैं सोचने लगा कि शायद रेस्ट एरिया में जिस फैमिली को मार्कस ने खाया था उसका जिम्मेदार मैं हूं, पर मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं था कि वहां क्या होने वाला है। मेरा रोल तो बस इतना था कि मैं मार्कस के साथ ट्रेवल कर रहा था और ये ट्रेवल उसकी पेनफुल लाइफ पर खत्म हुआ था। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरा दोस्त मुझसे दूर जा चुका था और मैं आज भी उसे याद करके बहुत रोता हूं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।